Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic contract of indemnity. तो contract of indemnity एक ऐसा contract है जिसमें we have two parties. One is the promisor या फिर जैसे हम indemnifier बोलते हैं और दूसरा होता है indemnity holder. तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें लॉसेस से बचाऊंगी, कि जो भी तुम्हारे लॉसेस होंगे उनकी भरपाई मैं करूंगी. तो जो ये प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, उसे हम इंडेमनिफायर बोलेंगे, और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है, जिसे वो प्रोटेक्शन मिल रही है, वो इंडेमनिटी होल्डर होता है. तो ये जो लॉस है जिसकी भरपाई की बात करी जा रही है कि अगर तुम्हारा लॉस होगा तो मैं भरपाई करूंगा, वो लॉस हो सकता है कि प्रॉमिसर के कंडक्ट से हुआ हो या किसी भी और पर्सन के कंडक्ट से. अगर इंडेमनिटी होल्डर को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंडेमनीफायर करता है. बस जो इंडेमनिटी होल्डर है उसे लॉस को प्रूव करना पड़ता है. तो जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो, आप कार इंश्योरेंस करवाते हो, तो आपको कार इंश्योरेंस वाले यही बोल रहे हैं ना कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होगा तो वो उस नुकसान की भरपाई कर देंगे. तो वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होते हैं, क्योंकि उनमें भी नुकसान की भरपाई की ही बात हो रही है. तो अगर हम इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की बात करें कि कितनी इंडेमनिटी मिलेगी, कितनी लाइबिलिटी रिकवर होगी, कितनी लाइबिलिटी कवर होगी, उसके बारे में बात करते हैं. द प्रोमिसी इज एंटाइटल टू रिकवर. जो प्रोमिसी है या इंडेमनिटी होल्डर है वो क्या रिकवर कर सकता है? ऑल द डैमेजेस which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. तो अगर हो सकता है कि एक पर्सन ने मुझे प्रॉमिस किया कि अगर आप पे कोई केस होता है, कोई सूट फाइल होता है, तो उसके नुकसान की भरपाई हम कर देंगे. तो कोई भी डैमेजेस मुझे पे करने पड़ेंगे, कोई भी सूट के अंदर मेरे पे कॉस्ट आएंगी, कोई केस करने में, डिफेंड करने में, तो वो सारा खर्चा मेरा इंडेमनीफायर जो है वो उसे कवर कर देगा. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है कि अरे मुझे तो इंडेमनिटी मिली हुई है तो मैं हार्शली उस चीज को ट्रीट करूं या फिर ऐसे ही जाने दूं. मुझे वैसे ही केस में काम करना है जैसे कि मेरे खुद की जेब से पैसे जा रहा हो. अब मुझे पता है कि देखो पैसे तो इंडेमनीफायर पे कर देगा, तो मैं जानबूझ के जो सेटलमेंट का पैसा है वो मैं ज्यादा कर दूं, या मैं जानबूझ के ऐसा खर्चा करूँ जो मैं तब ना करती जब मेरा खुद का पर्सनल खर्चा हो रहा होता. तो ये देखना ज़रूरी है कि जो इंडेमनीफायर ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, उसी के हिसाब से इंडेमनिटी होल्डर जो है वो एक्ट करता है. तो कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कुछ सू करना पड़ा, मतलब किसी भी टाइप का खर्चा जो एक इंडेमनिटी होल्डर का होगा, उसकी भरपाई सारी इंडेमनीफायर करेगा. ओके. अब एक कॉन्सेप्ट आता है इम्प्लाइड इंडेमनिटी का. अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. एक्सप्रेस में होगा कि स्पेसिफिकली लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ओरली या रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि यस मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर रहा हूँ, तुम्हारे नुकसान की मैं भरपाई कर रहा हूँ. लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में इम्प्लाइड भी होता है कि कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन इम्प्लाइड है कि ठीक है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इम्प्लाइड इंडेमनिटी की बात करता नहीं है. तो ये कहाँ से आया? ये कोर्ट केसेस के थ्रू आया, जजमेंट्स के थ्रू आया. एक केस हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया. इस केस में कोर्ट ने इम्प्लाइड इंडेमनिटी की बात करी थी. इसमें हुआ क्या था, एक ब्रोकर ने विद अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स्ड इट टू अ बैंक. एक ब्रोकर ने एक गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट था, वो बैंक को एंडोर्स कर दिया, नकली एंडोर्समेंट कर दी. ठीक है. बैंक ने गुड फेथ में एक्ट किया. ठीक है. और उसने उस प्रॉमिसरी नोट के लिए अप्लाई कर दिया, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया पब्लिक डेट ऑफिस में. ठीक है. अब जो ओरिजिनल पर्सन था उसको तो पता ही नहीं है कि एंडोर्स होके कहीं का कहीं पहुंच चुका है और कोई और ही पेमेंट ले गया उस प्रॉमिसरी नोट की. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो ट्रू ओनर था उसने पब्लिक डेट ऑफिस किसका था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था उस टाइम पे. ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है. तो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे केस कर दिया कि आपने जो मेरा प्रोमिसरी नोट है उसका पेमेंट आपने फोर्स्ड इंडोर्समेंट पे बैंक के थ्रू किसी और को करवा दिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने केस कर दिया बैंक पे. अब बैंक बोलता कि मेरे पास तो प्रॉमिसरी नोट आ गया, मैंने तो गुड फेथ में पेमेंट कर दिया, मेरी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि जो हमारा बैंक है उसकी इम्प्लाइड इंडेमनिटी है, कि इम्प्लाइड है कि अब जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सरकार का जो भी नुकसान हुआ है, अब बैंक को उसे पूरा करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया के बीच में ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ था, लेकिन सर्कमस्टांसिस की वजह से ये इम्प्लाई किया गया कि तुमने बिना ढंग से चेक किए फर्स्ट इंडोर्समेंट वाला जो
प्रॉमिसरी नोट ऐसे कैसे पास होने दिया जिससे सरकार को नुकसान हो गया, है ना? अब सरकार पे किसी ने केस कर दिया, तो ये इम्प्लाइड था कि कहीं लिखा नहीं हुआ पर इम्प्लाइड है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी की। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इसके बारे में बात नहीं करता कि एक्चुअली किस टाइम पे लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती इंडेमनीफायर की। अब मुझे इंश्योरेंस वालों ने प्रॉमिस कर दिया कि आपके नुकसान की हम भरपाई करेंगे, लेकिन वो लाइबिलिटी कब कमेंस होगी, कब स्टार्ट होगी? तो अलग अलग जजमेंट्स आई। कुछ जजमेंट ने बोला कि जब एक्चुअल लॉस हो जाए तब इंडेमनीफायर लॉस की भरपाई कर देगा, कि एक बार तो मेरा नुकसान हो गया उसके बाद। लेकिन कुछ जजमेंट्स ने ऐसा भी बोला है कि नहीं, आप एक्चुअल नुकसान होने से पहले भी जो इंडेमनीफायर है वो नुकसान की भरपाई कर सकता है। ठीक है। लेकिन बाद में केस हुआ था गजानन मोरेश्वर और मोरेश्वर मदन के बीच में, तो ये वही वाला केस अब नॉर्मली माना जाता है कि अगर ये लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए, पक्का हो जाए कि लाइबिलिटी तो बन रही है, तो फिर उस टाइम पे इंडेमनीफायर को पे करना पड़ता है। इफ द इंडेमनीफाइड हैड इनकर्ड अ लायबिलिटी एंड द लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, ही इज एंटाइटल्ड टू कॉल्ड अपॉन द इंडेमनीफाइड टू सेव हिम फ्रॉम द लायबिलिटी एंड पे इट ऑफ। अब मेरा जब मुझे पता है कि नुकसान हो गया है, एब्सोल्यूट है कि नुकसान हो ही गया है, तब मैं इंडेमनीफायर को बुला सकती हूँ। मतलब लॉस प्रूफ करना हमारे लिए मेन हो जाता है यहाँ पे। वहां से इंडेमनीफायर की लायबिलिटी जो है वो कमेंस हो जाती है। अब किस टाइम पे नोटिस देना होता है, कितने टाइम पीरियड में नोटिस देना है? जैसे मेरी कार का इंश्योरेंस, अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे इमीडिएटली, ऐसा बोला जाता है कि मुझे इमीडिएटली कार इंश्योरेंस वाली कंपनी को बताना है। ठीक है। तो नोटिस रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द इंडेमनिटी। क्या सर्कमस्टांसेस है ये देखना पड़ता है। जैसे केस हुआ था तो उसमें ये बोला गया था कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर का चोरी होगी, उसकी स्कूटर की चोरी होगी। तो उसने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे स्कूटर की चोरी होगी। फिर जब सारे कागजी कार्रवाई वगैरह होगी उसके बाद उसने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कहती आपने इमीडिएटली नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इमीडिएटली बताना है। अब ये केस कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने बोला कि इमीडिएटली का मतलब नहीं कि एक ही उसी मिनट में बता दो। इमीडिएटली का मतलब है कि रीजनेबली जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी बताना। तो देखो उस पर्सन का व्हीकल चोरी हुआ तो पहले ऑब्वियसली उसको पुलिस को रिपोर्ट करना था, पहले उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही थी। फिर जैसे उसको टाइम मिला उसने आपको रिपोर्ट कर दिया, तो वो इमीडिएट ही माना जाएगा। इमीडिएट का मतलब है कि प्रॉम्प्टली जितना अर्ली पॉसिबल हो, और बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, सही आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम पैसा नहीं पे करेंगे। तो रीजनेबल टाइम के अंदर इमीडिएटली बताना होता है। इमीडिएटली का मतलब है एज सून एज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि अभी उसी टाइम कि तुम सबसे पहले इंश्योरेंस वालों को फोन करने लग जाओ। ठीक है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट? क्या गलत है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस लाइकली टू बी कॉज टू हिम। ये भी सही है, एक पार्टी दूसरी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हारे नुकसान की हम भरपाई कर देंगे। The promisee is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter which the promise to indemnify applies। तो ठीक है, जो भी सूट फाइल होगा, केस फाइल होगा, कोई भी अगर नुकसान होगा इंडेमनिटी होल्डर का, तो इंडेमनीफायर भरपाई करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड कैन नॉट बी इम्प्लाइड। अब ये गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द एक्चुअल टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। ये बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता कि इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब बनती है, लेकिन वो केसेस के थ्रू डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी। हमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।